गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज विद सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए एक नया कंसेप्ट ला रहा हूँ, मूल कंसेप्ट अर्थात मूल संकल्पना। कंपटीशन एग्जाम में अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसमें कम से कम एक दो क्वेश्चन इसे आते ही है। तो जैसा कि रिव्यू आ रहा है कि बच्चे इसे साइकोलॉजिकली डरे रहते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि एक दो क्लास में इस डर को खत्म कर दूं और आप मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन को अच्छे से हल करें। अब इस मूल कंसेप्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं जिस पर मूल कंसेप्ट टिका हुआ है और आपके लिए एक क्लियरिटी के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। वह है, पहला टर्म है परमाणु, एटम। एटम क्या है? किसी भी तत्व का वह छोटा रूप या वह सूक्ष्मतम रूप, मतलब सबसे सूक्ष्म रूप जिसको कि आगे नहीं बांटा जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। The smallest particle of an element which cannot be further divided by simple method। क्योंकि आने वाले दिन में कुछ जगह का एटम को डिवाइड भी किया गया है, लेकिन उसको अलग मेथड से इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसको कि साधारण विधि से विभाजित नहीं किया सकता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु शब्द भारत के महान दार्शनिक कनाड द्वारा दिया गया टर्म है, जिसका मतलब होता है परमाणु अविभाज्य, जिसको कि भाग आगे नहीं बांटा जा सकता है। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि करीब 18वीं शताब्दी तक एक कंसेप्ट था कि परमाणु को अलग आगे नहीं बांटा जा सकता है। चूंकि 18वीं शताब्दी के दिन है, इसलिए इसका नाम इस ढंग से पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि इसी दौरान ग्रीक के एक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने भी इसको समर्थन दिया। इस थ्योरी को उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने इसका नाम रखा एटम, मतलब नॉट इनडिविजिबल या नॉट डिविजिबल, मतलब इनडिविजिबल मतलब हो गया कि तत्व का वह छोटा रूप जिसको कि दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। तो एटम एक अगला जो चैप्टर रहेगा परमाणु संरचना के बारे में ज्यादा जानकारी आपको डिटेल्स इसका हिस्ट्री से लेके कैसे संरचना होती है। यहां मैं आपको एक बेसिक चीज देना चाहता हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि किसी भी तत्व का परमाणु, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसको कि आगे नहीं बांटा सकता है, और दूसरा इसको जो मेजर चीज है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। पहला चीज, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और कोई भी अभिक्रिया होती है तो वह परमाणुविक फॉर्म में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट और एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एटम। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परमाणु जो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया परमाणु फॉर्म में भी होता है। उसके बाद किसी एक तत्व के यदि आप परमाणु लेते हैं तो उसके सभी गुण, जैसे उसका द्रव्यमान मतलब मास, उसका परमाणुविक आकार या उसके अंदर और भी जो एक कंपोनेंट पाए जाते हैं वह समान होते हैं। लेकिन अगर अलग तत्वों के लेते हैं तो उसका गुण अलग होगा। जैसे यदि आप हाइड्रोजन लेते हैं
तो इसका परमाणविक फॉर्म H हो गया। एक चीज और यहाँ है कि परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, हमेशा वह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए दो चीज जो आप यहाँ ध्यान देने की बात है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, हमेशा वह कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और कोई भी अभिक्रिया होती है तो वह परमाणुविक रूप में होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट है अणु, मोलेकुल्स। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिस अवस्था में कोई भी तत्व प्रकृति में पाया जाता है उसको हम अणु कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन यह अभिक्रिया में भाग लेता है, और अणु जो है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और अणु जैसे अब देखिए इसका H2 जो है वह अणु हो गया, मतलब हाइड्रोजन जब भी प्रकृति में पाया जाएगा तो H2 के रूप में पाया जाएगा। इसीलिए लॉजिकली अगर हाइड्रोजन को आप H लिखते हैं तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन H2 के रूप में H के रूप में पाया नहीं जाता, जब भी रूप में आएगा तो H2 के रूप में लिखेगा। अब इस चीज को यूं समझिए किसी रिएक्शन के द्वारा, जैसे अगर एक रिएक्शन हुआ कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब देखिए H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2HCl बनता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए, हालांकि देखिए यहाँ आगे इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl, लेकिन अपन ये नहीं लिख सकते हैं कि H प्लस Cl कॉल्ड HCl। क्यों? क्योंकि यह लिखना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने यह आणविक स्टेट है और इसका परमाणुविक स्टेट है, तो जब भी अगर अपना लिखते हैं मतलब जब भी हाइड्रोजन अगर लेंगे, जब भी कोई क्लोरीन लेंगे तो वह आपको H2 के फॉर्म में पाया जाएगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाएगा। और जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब इसी को जब रिएक्शन कराते हैं तो जैसे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जैसे H के रूप में है और Cl के रूप में है, तो जब अपना विक्रिया कराते हैं तो एक टूट के इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ के फिर HCl प्लस HCl बन जाएगा, इसको हम 2HCl कहते हैं। अब मैं समझता हूं कि आपने अणु और परमाणु के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। एक का महत्व है रिएक्शन के लिए और दूसरा का होता है एग्जिस्टेंस के लिए, इसलिए इस दोनों को ध्यान रखना है आपको। अब है कि अणु के प्रकार, अणु चूंकि परमाणुओं के संयोग से मिला है तो इसलिए उसको बांटने का पहले तक दो तरह से आपको बता दूं कि पहले बता दूं कि अणु के प्रकार में जैसे एक होता है मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल, एक परमाण्विक, एक ही, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परमाणु, लेकिन कुछ इनर्ट गैसेज है जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इसके जो अणु है मतलब उसका मोलिकुलर फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म दोनों एक ही है। तो एक परमाणु का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है कि वह अणु जो एक ही परमाणु से बना हुआ हो वह मोनो एटॉमिक कहते हैं। जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेंडन, यह जो है वह हमेशा, और भी कुछ है लेकिन ये जो है इनर्ट गैसेज वह आपको हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मोलिकुल। दूसरा जो है वह है डाई एटॉमिक मोलिकुल, डाई एटॉमिक मोलिकुल, द्विपरमाण्विक।
नाम से स्पष्ट है कि वह मॉलिक्यूल जिस दो परमाणु से मिलकर बना होता है उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2, Cl2, HCl, Br2, O2 etc। अब नेक्स्ट है, यहां मैंने एक चीज और दे दिया था, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि Cl2 भी लिखा है, H2 भी लिखा और HCl भी लिखा है, तो इसका एक अलग क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है, आप एक चीज सोचो कि मॉलिक्यूल जब भी होगा तो इसका मतलब जो स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्टेंस है, चाहे वो एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है, दो परमाणु का मिलकर बना होगा। तीसरा होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब नाम से स्पष्ट है कि जिसमें तीन हो, जैसे कि O3, ओजोन जो है वो हमेशा O3 के रूप में पाया जाता है, CO2, SO2, ऐसा जो है वह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आप टेट्रा एटॉमिक भी बोल सकते हो, लेकिन तीन के बाद जनरली अपने पॉली एटॉमिक यूज करते हैं, मतलब कि जिसमें एक से बहुत सारे अणु अगर मिलकर बनाए तो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3 और Na2CO3, ऐसा जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब ध्यान दीजिए कि जब भी मैंने आपको मॉलिक्यूल बताया कि मॉलिक्यूल इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी एटम या कंपाउंड्स, हेयर डायटोमिक मतलब जब भी अगर हाइड्रोजन होगा तो H2 के रूप में रहेगा, ब्रोमीन होगा तो Br2 के रूप में रहेगा, ऑक्सीजन होगा तो नेचर में हमेशा O2 के रूप में पाया जाएगा। पॉलीएटॉमिक सल्फ्यूरिक एसिड है और जब भी पाया जाएगा तो पॉलीएटॉम मतलब कि इसमें H2SO4 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 के रूप में पाया जाता है। तो यह एक क्लासिफिकेशन का तरीका है जो कि मॉलिक्यूल्स को बांटा गया है। अब देखिए यहां से कि मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक है विद द सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ मॉलिक्यूल को हम होते हैं सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मतलब कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होमो एटॉमिक। जैसे H2, Cl2, O3, P4, S8, यह सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। अब इसमें अलग अलग से आपको पहले क्लास में कुछ बताया कि डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, तो आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब हो गया कि डिफरेंट एटम से मिला हुआ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। पॉली एटॉमिक नाम से स्पष्ट है कि जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, उसको मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ तत्व मतलब अलग अलग तत्व से बने हुए यदि को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। वो जैसे CO2, H2SO4 या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए इसको पॉली या CO2 जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। ट्राई एटॉमिक क्यों? पॉली इसलिए बोला जाता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन है। इसको ट्राई एटॉमिक इसलिए कहेंगे कि एक परमाणु कार्बन और दो परमाणु ऑक्सीजन को मिलकर पॉली कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया है। इसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को यौगिक भी बोलते हैं, जो मैं आपको पहले क्लास में बताया हूं कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड का यौगिक का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तत्वों
को एक निश्चित अनुपात पर मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक का गुण उसके रेस्पेक्टिव एटम से अलग हो जाता है। जैसे कार्बन गैस है, ऑक्सीजन, इसका जो गुण है वह बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम यौगिक कह देते हैं। और ये दोनों से एक चीज स्पष्ट है कि सभी यौगिक अणु हैं, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं है। नोट दिस पॉइंट, सभी यौगिक, ऑल कंपाउंड्स आर मोलिक्यूल बट ऑल मोलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यौगिक का परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। और मोलिक्यूल का परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिला के यौगिक बनाते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। क्यों मोलिक्यूल बोल सकते हैं? क्यों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को मोलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। H2O को मोलिक्यूल बोल सकते हैं, O3 को मोलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन O2 को, O3 को हम यौगिक नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ही का मिलकर बना हुआ है, लेकिन यह दो या दो से अधिक तत्व है। अब मैं समझता हूं कि आपको मोनोएटॉमिक एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में कंसेप्ट सही हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब इट एंड सेंड आउट कमेंट विथ एनी डाउट। मैं आपको इंडिविजुअल या ग्रुप में आपको समझा दूंगा। अब नेक्स्ट हो गया कि जैसा कि आप जानते हो, मैं फिर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, हालांकि बाद में इसको और भी ज्यादा आपको समझाऊंगा कि एटम और मोलेकुल, हालांकि एटम से मिलकर मोलेकुल बना हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। एक कहां रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, एक एग्जिस्टेंस को दिखाता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, मोलेकुल टूट के ही एटम बनता है, तब जाकर रिएक्शन होता है। और जब एटम किसी न किसी एटम से कंबाइन करके वो मोलेकुल बनाता है, तभी वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। अब चूंकि पदार्थ की परिभाषा मैंने बताया था कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। चूंकि एटम और मोलेकुल दोनों भी कुछ न कुछ स्पेस लेता है, तो इसको भी जब पदार्थ कहा जाता है। और जब पदार्थ होगा तो इसमें भार जरूर होगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब अपन वेट की ओर आते हैं। वेट को यदि ध्यान देखा जाए तो एटम बहुत ही सूक्ष्म कण है, इतने छोटे हैं कि किसी एक एटम को लेके उसका वजन करना बहुत ही मुश्किल काम है। खासकर अब तो थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। जैसे एक टेक्नोलॉजी है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके तहत निकाला जा सकता है। फिर भी अभी के डेट में भी थोड़ा काफी टिपिकल है, इसलिए हम जब भी निकालते हैं तो जब भी जान के चलते हैं कि एक एटम का एक परमाणु का मास निकालना, वजन करना बहुत मुश्किल है। तब हम क्या करते हैं इसको कि जॉइंट में निकाल के एक औसत निकालते हैं और उसके लिए एक सापेक्ष मास निकालते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं। ऐसे भी यदि आप गणित के टर्म पर समझोगे तो यदि किसी गणित से अगर आपके पास 6 रुपीज है तो इसका साथ, क्योंकि अपना जो स्टैंडर्ड है, जैसे आपके फिजिक्स में किसी चीज के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे अगर आपके पास 6 रुपए है तो अगर कोई गणित के स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि आपको 1 रुपए का 6 गुना है ना। आप यहां से 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया तो जरूर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके से अब मापा जाता है। ठीक है ना, तो उस रेफरेंस पॉइंट, चूंकि यहां भी इसका एक रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में इसको सापेक्ष कहते हैं, है ना। हमेशा इसको रिलेटिव ही निकाला जाता है। अब रिलेटिव निकालने के लिए जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले हाइड्रोजन को माना।
मतलब उसने, चूंकि हाइड्रोजन का जो वजन होता है 1 यूनिट माना गया है, तो जैसे तो किसी भी इसको बेस बना के, और जो जैसे यदि कार्बन या ऑक्सीजन अगर परमाणु भार 16 है, तो यह माना गया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। लेकिन बाद में जाकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट वेट होता है 1.008 होता है, तब जाके कुछ दिन ऑक्सीजन को माना गया, और लास्ट में जो अपना आईपीएसी सिस्टम है उसके बाद रिलेटिव मास निकालने के लिए कार्बन के, मतलब कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग को स्टैंडर्ड माना गया। मतलब इसको और साफ साफ लिख दूं कि C12 मतलब 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिए, क्यों? C12 एग्जैक्ट 12 होता है, 12 से भाग दे दोगे तो 1 हो जाएगा, और प्रकृति में काफी मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि रिलेटिव मास जो हो गया है कि कार्बन C12, क्योंकि कार्बन के C12 भी होते हैं, C14 भी होते हैं, तो C12 कार्बन के 12वें भाग को रिलेटिव को सापेक्ष मानकर किसी पदार्थ का, किसी तत्व का या एटम का भार निकाला गया। इसका मतलब यदि ऑक्सीजन का, देखिए यहाँ ऑक्सीजन लिख रहा हूं, ओ में लिख रहा हूं क्योंकि ओ लिखना गलत हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार अगर 16 है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन कार्बन के C12 कार्बन के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। इसी ढंग से नाइट्रोजन का 14 है, तो इसका मतलब हो गया है कि नाइट्रोजन कार्बन के C12 कार्बन के 12वें भाग से 14 गुना भारी है, इसलिए इसको हम रिलेटिव मास कहते हैं। और यह एक औसत मास है, मतलब एक का निकाल नहीं सकते तो एवरेज करके इसको निकालते हैं। यह हो गया आपको एटॉमिक मास रिलेटिव, मतलब कि स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है। अब यदि देखोगे इसी को AMU मतलब कि परमाणु संहिता इकाई, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और आजकल इसको यू से, मतलब इसको यहाँ AMU से दिखाते हैं, लेकिन आज इंटरनेशनल पढ़ते में इसको यू से, मतलब कि यूनिफाइड मास से भी दिखाया जाता है। अब परमाणु संहिता में यदि आप देखेंगे कि तो ये हो गया आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। इसका मतलब हो गया कि किसी तत्व का परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का औसत भार C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अर्थात इसको बस लिख सकते हो कि तत्व का परमाणु भार बराबर है तत्व का औसत भार बटा 1/12 C12 के भार के बराबर। यह हो गया। तो आपको इतना नहीं ज्यादा, क्योंकि जो मैं जो है अभी कोई 11th 12th के लिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जनरल साइंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। खासकर मेरा टारगेट है आर्मी के बच्चे,
एयरफोर्स नेवी, तो उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं, आप तो टर्म को याद कर सकते हो कि इसका मतलब ये हो गया कि तत्व का परमाणु भार। ज़्यादा इसके मतलब बहुत ही मैं संतुलित रूप से करूँगा ताकि आपको आने वाले दिन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और परमाणु संहिता का जो इकाई होता है, इसका जो एक कंसेप्ट है, हालांकि मैं आपको सीधे चाहता हूँ कि उसको आप रख लीजिए, निकालने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है। अगर निकालना चाहे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 1 AMU जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, क्योंकि कार्बन एक परमाणु का जो होता है 1.99 इंटू 10⁻23 होता है, जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो होता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये लाइन जरूर है कि 1 m इक्वल टू 10⁻। अब देखिए, यदि किसी परमाणु के भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो अब ग्राम परमाणु भार कहते हैं। मतलब नेक्स्ट टर्म आपको आ गया ग्राम, ध्यान दीजिए, ए एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब आपको ग्राम परमाणु भार, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार बराबर है 16 ग्राम। इसी तरह से सल्फर का लेते हैं तो यह हो जाएगा 32 ग्राम।